हेलो एंड वेलकम टू दी दिल्ली बाइट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में, जहाँ पर आप लोग हिंदी पेडागोजी को पढ़ते हैं, हिंदी कंटेंट को पढ़ते हैं। यानी कि बेसिकली आप लैंग्वेज में अगर हिंदी को ऑप्ट करते हैं तो आप लोगों को किन किन टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है। टॉपिक पे चलने से पहले हम लोग पेपर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लोग को दो पेपर देखने को मिलते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की मैं बात करूँ तो जो कि क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्टेज के लिए, यहाँ पर आप लोगों को CDP, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और EVS देखने को मिल जाता है। हर एक सेक्शन से आपको 30 MCQs देखने को मिलते हैं और 30 ही मार्क्स के देखने को मिल जाते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 150 और 150 मार्क्स के देखने को मिल जाते हैं। अगर साथ ही मैं बात करूँ पेपर 2 के स्टूडेंट्स, तो पेपर 2 में आप लोग को CDP, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या फिर साइंस या फिर सोशल साइंस ऑप्ट करना पड़ता है। अगर आप लोग हर एक सब्जेक्ट, हर एक सेक्शन से आप लोग देखिए तो आप लोग को 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 30 ही मार्क्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सोशल साइंस यानी कि मैथ्स, साइंस या फिर सोशल साइंस वाला पार्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर आप लोग को 60 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, जो कि इसको अलग करता है बाकी सेक्शन से। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी आपको 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो था सीटेट का पेपर स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में या फिर हिंदी कंटेंट के बारे में, या फिर अगर आप लैंग्वेज में, चाहे आप पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो हम करेंगे 14 दिसंबर का पेपर 2024 का। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर हम लोग 91 से 120 क्वेश्चंस का देखेंगे। इसमें अगर आप लोगों ने हिंदी लैंग्वेज को चूज़ किया है तो उसके हम लोग बात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं 91 क्वेश्चन से। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आप लैंग्वेज का पेपर अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज वाला सेक्शन, तो ध्यान रखना उसमें आपको एक गद्यांश पद्यांश देखने को मिल जाता है। तो आपका सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे वो आपका गद्यांश आपके सामने है। हर एक बच्चे का अपना एक वे होता है इसको सॉल्व करने का। कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो क्या करते हैं, पहले पैसेज को पढ़ते हैं फिर वो क्वेश्चंस पे जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों पर पढ़े जाते हैं देन वो क्वेश्चंस को, पैसेज को पढ़ते हैं। तो वो ये टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। पर चलिए हम पहले गद्यांश को ध्यान से रीड कर लेते हैं, देन हम लोग प्रश्नों पे मूव करेंगे, फिर सही उत्तर को अपनी तरफ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो चलिए सबसे पहले रीड करिए। शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य है। मतलब शिक्षा से रिलेटेड है, इतना तो आपको समझ आया होगा। पर उसमें भी किससे बात की जा रही है, क्या मेन इंपॉर्टेंस है, उससे हम लोग पढ़कर हम समझ पाएंगे। वह एक तरफ क्या है, मौखिक है, तथा एक तरफ क्या एवं लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक होती है, किंतु दूसरी ओर वह संस्कृति की निर्मात्री भी है, क्योंकि वह प्रचलित संस्कृति में कुछ नया मोड़ जोड़ती है और कुछ जो पुरानी चीजें होती हैं उनको घटाती है। यह उसका क्या है, यह उसका स्वरूप बदलती है। ठीक है, या उनका स्वरूप बदलती है। चूंकि कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इसलिए शिक्षा सबसे पहले नए युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने का काम करती है। वह समाज में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों को जारी रखने के लिए पहले उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। सांस्कृतिक कर्म के रूप में शिक्षा को देखने से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति ना तो एकाकी होती है और ना बाहरी प्रभावों से रोका जा सकता है, और ना उसका दूसरा प्रभाव दूसरे समाज पर पड़ने से बचाया जा सकता है। संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यह हमेशा क्या होती है, प्रगतिशील और ग्रहणशील है। तो देख पा रहे हैं आप शिक्षा से रिलेट करके, लेकिन संस्कृति को बताया गया है इस पैसेज में यानी कि गद्यांश में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है। तो देखिए, संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसी समझी जा सकती है। कैसे समझते हैं कि आप लोग की संस्कृति जो सिर्फ तरह तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शिक्षा को पृथक रूप से देखा जाए। ठीक है, जब शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए, जब आप शिक्षा को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, या पृथक मतलब भी अलग होता है। ठीक है, तब आप लोग देख पाते हैं। या फिर जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए। लास्ट है जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। तो इसमें तो आप लोग को बहुत नहीं सोचना है। सही उत्तर आपका फोर्थ यानी कि
जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़ देते हैं आप तब, है ना। गद्यांश में भी कहा गया है, जैसे गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या है, देखो शिक्षा एक सांस्कृतिक कर्म है। जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति ना तो एकांकी होती है और ना ही बाहरी प्रभावों से रोका जा सकता है। ठीक है, इसलिए फोर्थ उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए इनमें से कौन सा शब्द जो है वो समूहों से भिन्न है, यानी कि अलग है। आदान प्रदान, मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति या फिर सांस्कृतिक कर्म। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सा शब्द अलग है, तो आदान प्रदान जो है वो अलग आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया प्रक्रिया का वाचक है। लेकिन बाकी आप देखोगे कि मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति या फिर सांस्कृतिक क्रम, ये सब क्या है, ये सब आपको संज्ञा विशेषण युक्त पद देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। आपने गद्यांश में क्या पढ़ा है कि संस्कृति जो है वो हमेशा प्रगतिशील है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है, उसका एकाकीपन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, संस्कृति में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता, रॉन्ग। संस्कृति में गतिशीलता का अभाव है, रॉन्ग। तो सही क्या है, आप लोग को पता है, फर्स्ट जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया भी है और ये हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील रहती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस शब्द में आप लोग को एक प्रत्यय देखने को मिलता है। आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं ना, उनको प्रत्यय कहते हैं। अब ध्यान रखना कि आप लोग के हमेशा गद्यांश पद्यांश में ना 1-2 प्रश्न, 3-4 प्रश्न व्याकरण के देखने को मिल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको भी तैयार करके रखिएगा ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएं। तो चलिए अपने उत्तर पे चलते हैं। संबंधित, सामाजिक, सृजनात्मक या फिर प्रचलित। तो इसमें तो आपको बहुत नहीं सोचना, सामाजिक जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये किससे बनता है, ये बनता है समाज प्लस इक से। ठीक है, संबंधित तो आप देख पा रहे हैं, इसमें तो इत देखने को मिल रहा है ना, इत। सृजनात्मक में क्या होता है, आत्मक प्रत्यय, लेकिन प्रचलित जो है उसमें इत प्रत्यय आपको देखने को मिल रहा है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका सामाजिक हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से क्या आशय है। तो बताइए, संस्कृति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती। संस्कृति और देश क्या है, घनिष्ठ संबंध है। संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं परिवर्तन लाती है। या फिर लास्ट देखिए, संस्कृति देश और काल में अंतर करती है। तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो थर्ड है, यानी कि संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार क्या होती है, स्वयं में परिवर्तन लाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सापेक्ष का क्या मतलब होता है, आपको पता है, देश के सापेक्ष होते हैं, यानी कि किसी के अनुसार। तो यहाँ पर जो है देश काल के सापेक्ष होने का क्या मतलब है कि संस्कृति समय और स्थान के अनुसार क्या करती है, खुद में बदलाव करती है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है, कौन देता है, तो बताइए, धर्म देता है, पुस्तकें देती हैं, शिक्षा देती है या फिर पर्यावरण। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका शिक्षा हो जाएगा, है ना, क्योंकि गद्यांश भी आपका उसी से रिलेट करके भी है। तो वह समाज में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों को जारी रखने के पहले क्या होता है, उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा देती है। इसलिए वह का क्या मतलब है, वह का मतलब है शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चिन्ह आपको पता है ना, कर्तानि, कर्म को, कर्तानि है ना, ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये सब क्या है, ये सब आपके कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, कौन सा नहीं है। तो देखो, के लिए है, की भी है, से भी है। ये आप लोग को पता है कि ये किस लिए यूज होता है, अलग में भी यूज होता है और साधन के लिए भी यूज होता है ना। तो ये क्या है, जो तथा है वो आपका जो है कारक चिन्ह देखने को नहीं मिलता, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग है, इसलिए राइट आपको देखने को मिलता है। तो जो तथा है वो क्या है, वो समुच्चय बोधक अव्यय देखने को मिलता है। ठीक है, ना कि कारक चिन्ह। आगे देखिए, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, क्योंकि वह परंपराओं को ज्यो त्यों स्वीकारती है, वह मौजूदा संस्कृति में नवीनता लाती है, वह परंपराओं को रूढ़ रूप देती है, वह रीति रिवाजों की परिचायक है।
तो शिक्षा जो है वह संस्कृति की निर्मात्री है, क्योंकि वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? किसके रूप में देखा गया है? भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक? तो संस्कृति से रिलेटेड है पूरा पैसेज, यानी कि सांस्कृतिक देखने को मिलता है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य आपका है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो आपके गद्यांश से रिलेटेड थे, यानी कि 91 से 99 तक, वो यहीं तक थे स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे एक पद्यांश को। पहले इसको ना हम लोग एक बार रीड कर लेंगे, यानी कि कविता को पूरा पढ़ लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर आप प्रश्नों पे जाएंगे तो फिर आपको इजी हो जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले पढ़िए, चलिए रीड करते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन के मूल, कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लूल लपट दिशाएं, जिनके सिगनाद से सहमी धरती रही, अभी तक टोल, कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका पद्यांश देखने को मिल रहा है। अब आप पढ़िए प्रश्नों को, देखिए किस तरीके से पद्यांश में सिगनाद जो है वो क्या है, उस शब्द से क्या आशय है? संवेद स्वर, सिंह की गर्जना, ललकार या फिर युद्ध ध्वनि? तो आपको पता है सिंहनाद जो ललकार जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि सिंह की आवाज, यहाँ पर ललकार यानी कि वीरतापूर्ण आह्वान की बात की जा रही है, इसलिए ये क्या है, यही आपका सही उत्तर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, कलम आज उनकी जय बोल, इस पंक्ति से आपका क्या आशय है? तो बताइए, लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान किया जाए? नो। जय जयकार के नारे लगाए जाए? ओके, नो। देश के प्रति समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए? यस। लेकिन और भी ऑप्शन देखिए, सभी के साथ प्रशंसा के शब्द लिखे जाएं, तो कौन सा करेक्ट है? तो थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि कवि कलम लेखनी जो है को संबंधित करते हुए कह रहे हैं कि उन वीरों शहीदों की जय बोलो, यानी कि उनकी प्रशंसा में लिखो। ठीक है, जिन्होंने देश के लिए क्या कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। जय बोलना यानी कि उनके बारे में लिखने की बात की गई है। ओके, आगे बढ़िए। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें, जो अलग है वो बताइए। पुण्यवेदी, लघुदीप, लाल शिखाएं या फिर जला अस्थियां? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका जला अस्थियां जो है वो करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्रिया और संज्ञा दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। जला मतलब क्रिया होता है, पुण्यवेदी, लघुदीप, लाल शिखाएं, ये सब क्या है, ये सब विशेषण संज्ञा पद देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? तो क्या है, पाखंड विरोध, समाज सुधार, देश प्रेम या फिर प्रकृति प्रेम? तो आप लोगों ने पढ़ा है, बार बार किसको बोला जाए, कलम उनकी जय बोल, यानी कि देश प्रेम की बात की जा रही है। तो यस, यही उसका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि पद्यांश में क्या कह रहे हैं, उन वीरों शहीदों की याद में लिखा गया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण क्या किए, न्यौछावर किए हैं। ठीक है, जला अस्थियां बारी बारी, यानी कि पुण्य वेदी पर चढ़े, ये सभी क्या है, देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया जा रहा है, यानी कि बताया जा रहा है। आगे देखिए, छिटकाई जिनने चिंगारी, इन पंक्ति में यानी कि पंक्ति में रेखांकित जो शब्द है उसके लिए कौन सा, क्या किसके लिए प्रयोग किया गया? तो बताइए किसके लिए है? तो स्वतंत्रता सेनानी, अध्यापक, राजनीतिक या फिर सामाजिक कार्यकर्ता? तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी की बात की जा रही है ना। तो चिंगारी छिटकाए यानी कि छिटकाना, इसका क्या मतलब है, क्रांति की ज्वाला जलाना। इसलिए यहाँ पर क्या है, वे लोग जिन्होंने अपनी अस्थियां जलाई और पुण्य वेदी पर चढ़े, यानी कि स्वतंत्रता सेनियों की, सेनानी की बात की गई है। ठीक है, आगे देखिए, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, इसमें इस भावना में मतलब इस भाव में किस पंक्ति में बोला जा रहा है? तो कलम उनकी जय बोल, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुख खोल, सहमी धरती रही अभी तक डोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी के पर लिए बिना गर्दन का मूल। इसमें भी नहीं सोचना है आपको
बार बार कहा जा रहा है क्या, जो चढ़ गए पुण्य विधि पर लिए बिना गर्दन की बोल, इसका क्या है, यानी कि बलिदान देना है ना। तो यहाँ पर क्या है, गर्दन का मोल बिना लिए बिना, यानी कि कोई बिना कोई मोल यानी कि पुरस्कार मांगे अपना बलिदान दे देते हैं, है ना। अब शब्द सबसे शब्द जो है रूप में क्या है, व्यक्त करती है, इसलिए यह पंक्ति यहाँ पर बताई गई है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे किससे, पेडागोजी के क्वेश्चंस को। अभी तक आप लोग को पता है कि 30 क्वेश्चंस में से 15 आपके कंटेंट के होते हैं और 15 पेडागोजी। तो अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं 106 से आपके पेडागोजी के प्रश्न, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है, बताइए। वह सामग्री जो बच्चे घर से लाते हैं, अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री, सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री, जीवन के वास्तविक संदर्भ में विकसित या लिखित सामग्री। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि प्रामाणिक सामग्री कौन सी होती है, वास्तविक जीवन में उपयोग जो आप लेखक होते हैं ना, वास्तविक जो जीवन होता है उसमें जो आप लिखी गई होती है, यानी कि समाचार पत्र आते हैं, विज्ञान पत्र आते हैं, यात्रा टिकट आते हैं, तो ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या फिर लिखित सामग्री, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखिए आपको ना इसमें केस स्टडी भी दी जाती है बहुत सारी। देखिए पहले पढ़िए, अपर्णा जो है वो कक्षा 5 की शिक्षार्थी है और ये समझती है कि किसी ऑडियो या फिर बातचीत का अर्थ समझने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, श्रवण यानी कि प्रत्येक ध्वनि को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शब्दों फिर वाक्यों से सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के लिए किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है, यानी कि सुनना, श्रवण यानी सुनना, सुनने के लिए वो किस उपागम के मतलब कौन सी उपागम युक्ति में विश्वास रखती है, तो बताइए। तो देखिए यह ना तो टॉप डाउन या फिर ना ही बॉटम अप उपागम के बारे में बात है, शीर्ष अधोमुखी उपागम के बारे में बात है, अधोशीर्ष मुखी उपागम के बारे में बात है, या फिर टॉप डाउन बॉटम अप दोनों के बारे में बात है। तो ये जो है वो आपका थर्ड देखने को मिलता है, यानी कि बॉटम अप, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले ध्वनियां होती हैं, फिर शब्द होते हैं, देन वाक्य आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है, श्रोता जो है वो छोटी इकाइयों से बड़ी इकाइयों की तरफ आगे बढ़ता है। तो यही आपका कहा गया है, यानी कि अपर्णा जो है वो इसी बारे में बात कर रही है कि पहले ध्वनि फिर शब्द फिर वाक्यों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, टॉप डाउन क्या होता है, तो टॉप डाउन में आपका जो है वो देखने को मिलता है कि संपूर्ण अर्थ के संदर्भ में होता है, पहले अर्थ जो होता है वहां से शुरू होता है वो, ठीक है, वाक्य शब्द फिर ध्वनि पे आता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट चलता है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग की बात है, में सर्वांगी यानी कि दक्षता क्या है, बताइए। इस बात की समझ कि सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्थाएं हैं, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, ओके। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है, ओके। नेक्स्ट देखिए, इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सेकंड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्त का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो बताइए कौन सा भाषा, भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है, बताइए। वैज्ञानिक प्रयुक्ति है, राजनीतिक है, सामाजिक है या फिर कानूनी है। तो इसमें तो आपको नहीं सोचना ही नहीं है, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है ना। इसमें क्या है, प्रस्तुत पाठ्य सामग्री में संविधान की बात हो, समानता की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके राजनीतिक सामाजिक अवधारणाओं पर चर्चा की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा 6 के अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान, ध्यान रखना, पहले जो उनको नॉलेज है और अनुभव से अब और उनकी जो वो अनुभव है उनसे क्या करते हैं, बेसिकली जोड़ने के लिए, ठीक है।
वार्म अप गतिविधि करवाती है, वो वार्म अप जो होती है ना गतिविधि करवाती है, ठीक है। पाठ्य सामग्री पढ़ना शुरू करने से पहले वह शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री यानी कि कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है, मतलब आप खुद सोचो कि एज अ टीचर आप क्या कर रहे हैं, कुछ चैप्टर पढ़ाने से पहले बच्चों की पहले की नॉलेज को चेक करें, उनके अनुभवों को चेक करें, उन पे क्या करते हैं, उनको जो चित्र देखने के लिए कहते हैं स्टोरी के, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, चित्रों को समझने की दक्षता विकसित करें कि वो बच्चा जो है वो चित्र सीख सके, इसलिए कर रहे हैं। चित्रों के माध्यम से कहानी की मन में कल्पना करें, इसलिए कर रहे हैं। चित्रों की सराहना करें कि बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं, बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं, इसलिए करें। या फिर पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना, तो आपको खुद पता है किसके बारे में, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ना। क्या करना चाह रहा है टीचर जो है वो पाठ पढ़ने से पहले विद्यार्थियों को पाठ्य की विषय वस्तु के बारे में क्या करना, अनुमान लगाने के समझ जो है वो विकसित बेसिकली करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों को का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहा कहलाएगा, तो बताइए। विद्यार्थियों के बारे में कहा गया है तो क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण, पोर्टफोलियो, सतत सारगर्भित आंकलन या निपुणता आंकलन। तो करेक्ट ऑप्शन पोर्टफोलियो हो जाएगा। पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में बच्चों की जो शिक्षार्थी होता है उसके सीखने के उदाहरणों को एक व्यवस्थित और निरंतर इसमें संग्रह यानी कि लेखन के नमूने, चित्र, प्रोजेक्ट, इन सब को क्या करा जाता है, उस सबको रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाएगा। आप लोग को पता है भाषा के 4 कौशल, श्रवण, पठन, लेखन और वाचन। तो आपको पता है कि ग्रहणशील जो है उसमें किस किस को रखा जाता है, क्या श्रवण और पठन को रखा जाता है, श्रवण लेखन को रखा जाता है, पठन बोलना को रखा जाता है, या बोलना लेखन को रखा जाता है। श्रवण और पठन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ग्रहणशील जो आपके कौशल है उसमें आप क्या करते हैं, हम भाषा प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सुनना और पढ़ना होता है, ठीक है। और जो रह जाता है यानी कि बोलना और लिखना कैसा है, वो आता है एक्टिव स्किल्स में, ठीक है, जो आप कोई कार्य करके देखते हैं, ठीक है। इस एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ भाषा का प्राप्त कर रहे हैं, मतलब इतना आप एक्टिव नहीं है, लेकिन दूसरे में आप क्या करें, बोलने और लिखने में आप एक्टिव है, ठीक है। अपने हाथ को चला रहे हैं, आप बोलने के लिए अपना मुंह चला रहे हैं, ठीक है, वाचन करने के लिए आप बोल रहे हैं, तो ये इसमें शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा को सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा, बताइए क्या कहेंगे। यह ना तो यांत्रिक है और ना ही समाकलनात्मक है। समाकलनात्मक और यांत्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणा है, समाकलनात्मक प्रेरणा है या फिर यांत्रिक प्रेरणा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फोर्थ आपको देखने को मिलता है, यानी कि यांत्रिक प्रेरणा, ठीक है। ये है, ये कब होती है, ये तब होती है जब व्यक्ति किसी व्यवहारिक उद्देश्य से भाषा को क्या करता है, सीखता है, चाहे वो नौकरी के लिए हो, व्यापार के लिए हो, परीक्षा के लिए हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये यांत्रिक प्रेरणा के अंतर शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये आपको पता है, इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है इसके बारे में। कौन सी नहीं है, हिंदी, तमिल, संस्कृत या फिर तेलुगु। तो इसमें सोचना ही नहीं है, हिंदी जो है वो आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है ना, क्योंकि भारत सरकार ने जिन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है उसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये सब क्या है, ये सब शामिल है, लेकिन जो हिंदी है वो शास्त्रीय भाषा नहीं का दर्जा उसको प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, कौन सा। फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए, माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन, ओके। नेक्स्ट देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक जो रूप है वो विदेशी भाषा का अध्ययन, ओके, ये करेक्ट है। लेकिन और भी देखिए, विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं करना चाहिए। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका थर्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है। NEP के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है,
विदेशी भाषाएं जो है वो त्रिभाषा सूत्र में शामिल के अंतर्गत नहीं आती, वे माध्यमिक स्तर पर एक क्या है अतिरिक्त यानी कि विकल्प के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है, बताइए। युक्तिपरक दक्षता, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान या फिर व्याकरण परक ज्ञान। तो सही जो है वो घोषणात्मक ज्ञान आपका करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि भाषा के नियमों के बारे में जानना, नोइंग अबाउट लैंग्वेज। ठीक है, इसके लिए ये क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, कक्षा 6 की अध्यापिका है, वो बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए क्या करती है, पहले कार्य तैयार करती है। जैसे रेगिस्तान या ज्वाला के बारे में क्या करती है, स्थिति के बारे में उनको क्या करती है, कोई 5 वाक्य बोलिए। तो क्या यह एक अच्छा और अच्छा कार्य नहीं है, क्या है, आप इसके पक्ष में कि विपक्ष में। तो देखिए, यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है। अच्छा, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा है होगा, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री होगी। ओके, नेक्स्ट बढ़िए। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि यह शिक्षार्थियों को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है, वह रेगिस्तान है। नेक्स्ट, यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक अच्छे बोलने वाले कार्य में क्या होता है, इनपुट या फिर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। यह क्या है, यह कोई इनपुट यहाँ पर नहीं दिया गया है, ना चित्र दिए गए हैं, ना पाठ दिया गया है, ना कोई संदर्भ दिया गया है, और बिना कॉन्टेक्स्ट के 5 वाक्य बोलना क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका अच्छा कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इसमें क्या है, संदर्भ का अभाव आपको देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है, बताइए। कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोल सकते हैं। ओके, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट, एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वाले की बात समझ पाते हैं। नेक्स्ट, बोली एक बड़ी श्रेणी है और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में आती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग जो होते हैं वो एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भाषा और बोली के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को सम्मिलित करता है, कौन सा है, कोई एक आलेख, आर्टिकल लिखना, रोल प्ले करना, प्रदत्त कार्य या फिर परियोजना कार्य। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका परियोजना कार्य हो जाएगा। क्यों, प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों ही कौशलों को एकीकृत यानी कि एक साथ उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है, कौन सी है। तो देखिए, सचेतनता जागृत करना, स्कीमा का सृजन, निगमनात्मक विधि, खोजबीन विधि। तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि सचेतन जागृत करना। ये एक ऐसी विधि है जिसमें भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों को ध्यान भाषा नियमों की ओर दिलाना और खोज के माध्यम से नियम सीखना जो है, इनको शामिल किया जाता है। यानी कि फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, 91 से 120 प्रश्नों को देखा, डिस्कस किया। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे स्टूडेंट्स। नहीं हुए तो एक बार वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।